नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं। अब तो बहुत अच्छे हैं भाई साहब। अब तो वैकेंसी आ गई है तुम्हारी, अब तो धुआं धुआं काट दोगे एकदम। अब उम्मीद है, अब पता है कि यार अब जो भी वादे करेंगे हम, जो भी कस्में हमने खाई हैं कहीं ना कहीं, उनको पूरा करने के लिए, उनको साकार करने के लिए हमारे पास एक ब्रिज है। अब बेसिकली ये है, उस ब्रिज पे चढ़ के उस पार हमें जाना है। और यकीन मानिए सर, जाना बहुत सरल होता है, बहुत आसान होता है। कई बार आपको ये लगेगा कि यार अरे यार सर कह रहे हैं चेतन सर आसान होगा। यकीनन बहुत आसान होगा। इससे बहुत ही अधिक मुश्किल है ज़िंदगी। एक बार इमेजिन करिए वो प्राइवेट नौकरी जिसमें आपको डेली 8 घंटे बोल के 10 से 12 घंटे काम करवाया जाएगा, आपका शोषण करवाया जाएगा, मतलब बेसिकली लिटरली किया जाएगा आपका शोषण। ठीक है ना? सुबह आप जैसे तैसे बैग टांग के भाई साहब 8 बजे घर से निकलोगे और रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे घर पहुंचोगे। उसके बाद भी सैलरी देते हुए आपको 10 बार सुनाया जाएगा कि इस बार तुम्हें पूरी सैलरी मिल रही है, यदि अगली बार टारगेट पूरा नहीं हुआ तो पूरी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी। इस उस परिस्थिति से बहुत आसान है ये आज की परिस्थिति। यकीन मानिए वो बहुत मुश्किल होगा वो सर, बहुत मुश्किल होगा वो जीवन भर ऐसे सरवाइव करना। यकीन मानिए, अगर अभी आपने मेहनत कर ली, अभी आपने इस ब्रिज को क्रॉस कर लिया, तो पूरा ज़िंदगी, पूरा जीवन आपका बेहतर गुजरेगा। वो संघर्ष नहीं होगा सर कि कोई आपको ये बोल सके कि भैया इस बार तो पूरी सैलरी क्रेडिट हो गई तेरे अकाउंट में, अगली बार यदि टारगेट तूने पूरा नहीं किया ना पूरी सैलरी नहीं आएगी, इस बार तेरे 50 रुपये कटेंगे पेट्रोल के, तूने झूठ बोला है 50 रुपये का। यकीन मानिए सर, फर्स्ट क्लास जीवन होगा, बढ़िया होगा, बेहतर होगा। तो उसकी कल्पना करके आज पढ़ाई कीजिए। यदि आप उसकी कल्पना करके आज पढ़ाई करेंगे ना, फाइनली 100% कह रहा हूँ भाई साहब, दौड़ भी जाओगे तुम। वो जो दौड़ है ना, वो तुम वो दौड़ भी आसानी से क्रॉस कर लोगे। लड़के लड़कियों दोनों को ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। उम्मीद करता हूँ अगली वाली जो होली होगी वो सरकारी होगी, तुम्हारे साथ साथ भाई हमारी भी होगी। तुम सरकारी होगे तो कहीं ना कहीं हम मानेंगे कि हमारा विद्यार्थी हर एक विभाग में, हर एक डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है। कांस्टेबल भी है, एसआई भी है, और कहीं ना कहीं कलेक्टर भी हमारा विद्यार्थी है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं सर। लगाते हैं पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम चुनाव किस वर्ष हुए थे? पहली बार जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे ना, आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, वो किस वर्ष हुए थे? सवाल यहाँ पर ये है। ठीक, ऑप्शन में है 49, 50, 52, 53। देखो अगर ऑप्शन में 51 होता तो आसानी हो जाती शायद। क्यों? क्योंकि देखिए पहली बार जो चुनाव शुरू हुए थे ना, वो शुरू हुए थे अक्टूबर 1951 में, 1951। और चले थे वो कब तक? तो वो चले थे फरवरी 1952 तक, 1952 तक। ठीक है, यकीन मानो, अगर भरोसा करते हो ना, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे ना, 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे वो कितने चरणों में हुए थे, कितने फेसेस में? 12th वाले एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आप 2019 के पेपर उठाकर देखिए, लगातार 6-8 महीने ये क्वेश्चन पूछा गया था चुनावों के बाद। ठीक, और हमारी चुनावों के बाद बेसिकली पहली भर्ती नज़र आ रही है, कोई पहला पेपर नज़र आ रहा है, तो चांसेस रहेंगे कि क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने? 7 चरणों में, 7 फेसेस में। आप बोलोगे क्यों, हो तो गया अगस्त में। अरे भाई वो जो अगस्त में हुआ था वो कैंसिल पेपर था यार, ये नई भर्ती की बात कर रहा हूँ। ठीक, 7 चरणों में 7 फेसेस में इलेक्शन हुए थे। कौन से वाले? लोकसभा के आम चुनाव। 18वीं लोकसभा की अगर मैं बात करूं, ठीक, 18th लोकसभा की अगर मैं बात करूं, ये चुनाव कब हुए? 1951 से लेकर 1952 तक। ऑप्शन में 1952 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुकुमार सेन अगर हम बात करें तो सुकुमार सेन उस समय हुआ करते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और जब 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे ना, तो राजीव कुमार हुए करते थे। 18th लोकसभा के जब चुनाव हुए तब कौन थे? तब आपको देखने के लिए मिलते हैं राजीव कुमार। मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालें कि करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। करंट CEC आपको कौन मिल जाएगा? करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको कौन देखने के लिए मिलेगा? मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर करें। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द रामचरितमानस? गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास, मीराबाई, या फिर संत तुकाराम? निम्नलिखित में से वो कौन यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो देखने के लिए मिलता है रामचरितमानस का रचयिता? रामचरितमानस के रचयिता यहाँ पर आपको कौन मिलते हैं? क्या होगा प्रश्न का सही उत्तर? थोड़ा सा रैपिड फायर कवर करें अगर, तो इस सवाल का सही जवाब है गोस्वामी तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी गई
पहली प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? जो पहली प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई भारतीय इकोनॉमिक्स से संबंधित, उस किताब के लेखक आपको कौन मिलते हैं? ठीक है ना। वेल्थ ऑफ नेशंस की बात नहीं कर रहा, बस ये याद रखना, अगर आप उसको समझ के जवाब देते हैं तो दिक्कत होगी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की यहाँ पर वो बात कर रहा है। एक पुस्तक आपको मिल जाएगी, पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की ये पुस्तक देखने के लिए मिलेगी, और इस पुस्तक के बेसिस पर ये इसे कहा गया है भारत की सबसे प्राचीन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे ओल्डेस्ट या सबसे पुरानी या फेमस किताब जो आपको देखने के लिए मिलेगी, किससे संबंधित? इकोनॉमिक्स से संबंधित। किसके द्वारा लिखी गई है? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा ये किताब आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा ये मिलते हैं ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक, इसके अलावा हम जानते हैं कि 3 बार कांग्रेस के बेसिकली सत्र की अध्यक्षता इन्होंने करी। ओल्डेस्ट ये आपको हेड में मिलते हैं कांग्रेस के। एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो वर्ष 1917 1917 कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपको ये देखने के लिए मिलती है। और अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता है तो हम सभी लोग जानते हैं वो सरोजनी नायडू होंगी, वर्ष 1925 1925। नेक्स्ट है, बेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात आपको देखने के लिए मिलता है? बेड़ा घाट, यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात देखने के लिए मिलता है? कहाँ पर है ये? तो नर्मदा नदी के प्रभाव से ये जलप्रपात आपको देखने के लिए मिलता है। किस राज्य में है? तो ये उस राज्य में है जिस राज्य में 58 नंबर का 58वें नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया। 58वें नंबर का टाइगर रिजर्व आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे बिहार में अभी तो एक ही टाइगर रिजर्व आपको मिलता है, वाल्मीकि। ठीक, तो 58 टाइगर रिजर्व आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन सा? माधव टाइगर रिजर्व की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। कुल मिला के मध्य प्रदेश एमपी में आपको 9 टाइगर रिजर्व टीआर देखने के लिए मिल जाएंगे। सवाल का सही जवाब यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा? तो सवाल का सही जवाब यहाँ आपको मिलेगा धुआंधार। किस नदी पर मिलेगा? नर्मदा नदी के प्रवाह पर ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, धुआंधार किस नदी के प्रवाह से संबंधित है? ये नर्मदा नदी के प्रवाह से संबंधित ये आपको देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट है, सुनंदनी प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, एक स्कीम है, स्कीम का नाम है सुनंदनी। ये सुनंदनी प्रोग्राम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सवाल यहाँ पर ये है, सुनंदनी प्रोग्राम का संबंध निम्नलिखित में से किससे आपको देखने के लिए मिलेगा? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट वुमेन, सहायक नर्स, दवाइयों से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों से, या फिर लास्ट ऑप्शन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? करिए एक बार अटेम्प्ट। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। घर से भी देखना पड़ता है भाई, फ़ोन आ जाता है कभी कभी, है ना, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। आप जानते हैं विवाहित व्यक्ति हैं हम, तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि इग्नोर मार दिया जाए आपकी मैडम को, वरना तो आप समझ सकते हैं अंततः लास्ट में तो घर ही जाना है। तो सवाल का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा आंगनवाड़ी कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। द फर्स्ट शुगर मिल इन बिहार, वो कह रहा है भाई बिहार के अंदर ना जो पहली शुगर मिल लगाई गई थी वो कहाँ लगाई गई थी? प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, बिहार के अंदर पहली शुगर मिल कौन से वर्ष में लगाई गई थी? 1904 में। ठीक, कौन से वर्ष में लगाई गई थी? 1904 के अंदर। 1904 में आपको ये शुगर मिल देखने के लिए मिलती है। कहाँ मिलती है? सारण में ये आपको देखने के लिए मिलती है। तो मरहोरा, आरा, मोतिहारी या फिर छपरा। तो पहली शुगर मिल 1904 में मरहोरा, सारण में नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। बिहार में चीनी मिलों में बागहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मजवालिया, ससमूसा, गोपालगंज, सिंगवालिशा, रीगा, हसनपुर, लौरिया, संगोली में चल रही चीनी मिलें आपको देखने के लिए मिलती हैं। 6 ऐसे ज़िले आपको मिल जाएंगे बेसिकली जहां पर चीनी मिलें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो पहली अगर चीनी मिल पूछता है, शुगर मिल पूछता है कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये स्थापित की गई थी मरहोरा में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक,
नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? 1935, 1919, 1909, 1947। जब बेसिकली मैंने देखो कल वो पढ़ाया वाला चैप्टर अपना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, तो कई बार ना हमें इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती थ्योरी की, अरे हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों पढ़ें। पर जब ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं ना, देखो यार 2% लोग ऐसे होंगे जो इस सवाल को आसानी से डील कर लेंगे यदि मैंने से पहले नहीं पढ़ा है तो। पढ़ रखा है तो फिर आप आसानी से कवर कर पाएंगे, बट अगर पहली बार आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, 18 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, आप समझ सकते हैं कम से कम। तो अगर पहली बार आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, नहीं क्लिक करने वाला, पता है आप क्या ढूंढेंगे? कह रहा 1912 में हुआ काम, तारीख थी 22 मार्च। कह रहा दिख नहीं रहा 1912, मगर 1912 के आसपास 1909 दिख रहा है। कह रहा 9 के बाद 12 आएगा, टिक करो, आगे बढ़ो। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। वहीं आप मात खा जाएंगे। वहीं ज़रूरत होती है सर थ्योरी की। क्यों होती है? देखो, अगर हम बात करें ना 1919 तक की, तो 1919 में बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत के रूप में आपको दिखते हैं। बिहार और उड़ीसा की अगर हम बात करें, एक ही प्रांत के रूप में आपको नज़र आते हैं। मगर वर्ष 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बेसिस पर उड़ीसा को अलग प्रांत बना दिया गया। तो जैसे ही उड़ीसा अलग हुआ, बिहार भी अपना सेपरेट हो गया। ये अलग अलग प्रांतों के रूप में नज़र आएंगे। 1935 में 11 प्रांत आपको नज़र आते हैं। कितने प्रांत नज़र आते हैं? 11 प्रांत आपको नज़र आते हैं। तो सवाल का सही जवाब, वैसे बॉम्बे से सिंध को भी अलग किया गया था। ये मांग करी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मांग करी। 14 पॉइंट जो थे ना मोहम्मद अली जिन्ना के, थ्योरी पढ़ो तो जानो भाई। मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंटों की एक रिपोर्ट थी। जो गोलमेज सम्मेलन मिलता है ना आपको, तो 3 रिपोर्ट डिस्कस हुई थी उसमें। साइमन कमीशन की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की 14 पॉइंटों की रिपोर्ट। तो जिन्ना की 14 पॉइंटों की रिपोर्ट में एक मांग थी कि सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए। तो यहीं पर आप देखते हैं 1935 में ही सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया गया था। ये डिमांड, ये मांग आपको देखने के लिए मिलती है। प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। भारत सरकार अधिनियम 1935 1935। और उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को नज़र आता है आपको, ठीक, बनते हुए। अधिनियम पूछा था उसने, अधिनियम कौन सा है? पाइका डांस। देखो पाइका डांस उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मेनली उड़ीसा और झारखंड। बट हम जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब, हम जानते हैं कि एक समय ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है जिस समय जो झारखंड था वो बेसिकली बिहार का ही भाग था। मगर तारीख मिलती है 15 नवंबर वर्ष 2000 की। कौन सी? 15 नवंबर वर्ष 2000 की वो तिथि, वो डेट आपको मिलती है। इस तारीख, इस तिथि को क्या हुआ सर? इस तारीख, इस तिथि को एक काम हुआ। वो काम क्या था? वो काम ये था, झारखंड बिहार से 16 जिले लेकर एक अलग राज्य के रूप में निर्मित हो गया। ठीक है, बिहार से 16 जिले लेकर अलग राज्य बन गया और झारखंड कहलाया। बाबूलाल मरांडी यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन थे यहाँ के पहले मुख्यमंत्री? बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के थे और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आपको मिलते हैं। तो पाइका नृत्य की अगर हम बात करें, यदि ऑप्शन में बिहार दे रखा है और झारखंड उड़ीसा कुछ नहीं दे रखा, तो आपको टिक करना पड़ेगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लेखक आपको मिलते हैं किताब के? तो जो प्रश्न का उत्तर आप पीछे ढूंढ रहे थे ना, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में रमेश चंद्र वाला क्वेश्चन, रमेश चंद्र दत्त वाला क्वेश्चन, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो प्रश्न आप यहाँ इसको ढूंढ रहे थे, उस प्रश्न का सही जवाब ये तो यहाँ हो गया। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल का जवाब क्या होता है? दादा भाई नरौजी, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रुथ, यंग इंडिया, ये पुस्तकें आपको मिलती हैं मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी की। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, दादा भाई नरौजी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ठीक, आधिकारिक तौर पे पूछता है तो यहाँ है, नॉन ऑफिशियल अगर पूछता है, गैर आधिकारिक, नॉन ऑफिशियल अगर पूछता है तो क्या होगा? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार होगा उस परिस्थिति में। सबसे छोटी पूछता है, सबसे छोटी अगर पूछता है तो प्रश्न का सही उत्तर 131 किलोमीटर के साथ गोवा हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ी पूछता है,
विश्व में विश्व में सबसे बड़ी तटरेखा पूछता है कहाँ की है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कनाडा कंट्री में अगर पूछता है। ठीक, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अगर महाद्वीप में पूछता है तो, कंट्री में पूछता है तो कनाडा, अगर वो पूछता है विश्व में वो कौन सा महाद्वीप है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो क्या होगा उत्तर? ये क्वेश्चन लिख कर रखिए, मैं चाहूँगा इस प्रश्न को आप डील करें। इस सवाल का सही जवाब गुजरात है, 1200 से लेकर 1600 किलोमीटर के दरमियान इसकी तटरेखा आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा यहीं पर है सुदर्शन सेतु, केबल ब्रिज, सबसे लंबा भारत का केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु, 2.32 किलोमीटर के आसपास कुछ इसकी लाइन लंबाई आपको देखने के लिए मिलती है। सुदर्शन सेतु सबसे लंबा केबल ब्रिज। ठीक, कुछ बचा क्या? नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश एमपी का वो कौन सा क्षेत्र है जो सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन में है रोहिलखंड, बघेलखंड, मालवा या निमार। बिहार के अंदर मध्य प्रदेश के सवाल पूछता है, प्रीवियस उठाकर देखिए समझ आ जाएगा, पूछता ही पूछता है भाई, लगातार पूछता है, आदत रही है उसकी है। ठीक, तो मध्य प्रदेश का कौन सा सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है? विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज़ नोन फॉर वाइट टाइगर्स? सवाल का सही जवाब क्या है? बघेलखंड इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हमारा होली का हंगामा ऑफर चल रहा है, जिसमें कोर्सेज पर अप टू 90% के डिस्काउंट के साथ साथ आपको 100% तक का कैश बैक भी मिल रहा है। ये कैश बैक 5 से 7 दिन में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारा पहले कभी पेड कोर्स ख़रीदा था तो आपको एक्स्ट्रा 10% और डिस्काउंट मिलेगा कूपन कोड होली इस्तेमाल करने पर। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे हमारा बिहार कांस्टेबल का पराक्रम बैच आपको मिलेगा। ध्यान से देखना, 19,838 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। अगर आप प्राइस देखेंगे केवल 400 रुपये। अब अगर आपने पहले से हमारा कोई कोर्स खरीद रखा था या टेस्ट सीरीज़ खरीद रखी थी, 10% का और डिस्काउंट मतलब 360। इसके बाद उस पर कैश बैक भी आपको मिलेगा। जैसे ही आप फीस पे करेंगे अपनी बैच की, कैश बैक के लिए आपको स्क्रैच कूपन मिल जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए भाई आपने 400 का बैच खरीदा, स्क्रैच किया कूपन, 200 आपको कैश बैक मिल गया, तो आपको बैच केवल 200 का ही पड़ा। वो स्क्रैच कूपन तो भाई आपकी किस्मत पे है, हो सकता है वो 100% 400 भी हो जाए पूरा का पूरा, और हो सकता है वो आपको भैया 75 रुपये भी मिले, है ना। वो आपकी नसीब किस्मत पर ही डिपेंड करता है। तो हो सकता है अप टू 100% तक उसमें लिखा हुआ है क्योंकि, तो हो सकता है पूरा का पूरा 400 ही आपको कैशबैक मिल जाए, और हो सकता है कि आपको 75 ही कैशबैक मिले। क्लियर? मगर इस समय ये होली का जो हंगामा ऑफर चल रहा है 9 से लेके 22 मार्च तक, उसमें भाई साहब बहुत शानदार ये बैच आपको मिल रहा है। 20 मार्च से इसकी क्लासेस जो हैं वो लाइव फ्रॉम स्टूडियो शुरू होंगी, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, मगर हल्का सा ऊपर जाकर, क्योंकि देखो भाई ऊपर जाना बहुत ज़रूरी होता है सिलेबस से, कि अगर मान लो एग्ज़ामिनर यहाँ आ गया और हमने तैयारी यहाँ कर रखी हो तो नहीं बनेगी बात, मगर एग्ज़ामिनर भाई यहाँ भी आ गया, हमारी तैयारी अगर यहाँ है तो आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। वो ज़रूरी है करना, जितना हमें पता है पेपर का लेवल, उससे 2 लेवल ऊपर जाना ज़रूरी होता है, तभी निकलते हैं पेपर, वरना भाई साहब समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा दरोगा की भी वैकेंसीज आएंगी 1 महीने में। मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, लगातार बोल रहा था, कांस्टेबल के लिए भी पूरा, जितने कुछ विद्यार्थी आते थे कह रहा इनको नहीं पता, इनको कैसे पता वैकेंसी आ जाएंगी, 26 में आएंगी, 28 में आएंगी, 30 में आएंगी। मैं बोलता था वैकेंसी आएगी, एज सुन एज पॉसिबल आने वाली है, आ गई। ठीक, मैं बोलता था 20 से 40 हज़ार के दरमियान आएंगी। हाँ मानता हूँ कि 2-4 वैकेंसीज ज़रूर कम है, 20 के ऊपर आनी चाहिए थी। ठीक, बट ये भी 2000 ही आएंगी, इसके ज़्यादा नहीं आएंगी भाई साहब, और बहुत कंपटीशन दिखेगा। तो दरोगा की भी शुरू कर दो अभी तैयारी, ये भी बैच आपको ज़बरदस्त यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी आपको हमारा बैच मिल जाएगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा और भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य जो है वो आपको कौन सा देखने के लिए मिलेगा? तो अगर हम बात करें जिसके अंदर नई रामसर साइट जोड़ी गई है, सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह द बारासिंगा नामक एक शुभांकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? Which of the following national park is the first national park in India to officially introduce a musket named भूर सिंह द बारासिंघा?
ऑप्शन में है कान्हा नेशनल पार्क, पंच, बांधवगढ़ या फिर सतपुड़ा। ठीक, या सतपुड़ा। तो यदि हम बात करें सर, ये आपको मिल जाएगा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान जो आपको मिल जाएगा वो है कान्हा नेशनल पार्क। क्या है सवाल का सही जवाब? मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क ये आपको देखने के लिए मिलेगा। मध्य प्रदेश का ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की गई थी? महिला विश्व कप है भाई। प्रथम महिला विश्व कप की मेज़बानी 1973 1973 में कब की गई थी? 1973 में की गई थी, 1973 में। अब सवाल यहाँ पर यह है ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड। तो अगर हम बात करें क्या रहेगा इस सवाल का सही और सटीक जवाब, देखो रिसेंटली करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एसीसी, एसीसी बोले तो एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक, इसकी स्थापना सितंबर 1983 में आपको मिलती है। कब मिलती है? सितंबर 1983। एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दुबई में। राजीव रंजन इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो राजीव रंजन करके इसके अध्यक्ष आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909, हेडक्वार्टर इसका भी आपको देखने के लिए मिलेगा दुबई में। 1909 से लेके 2005 तक इसका हेडक्वार्टर लंदन में था, 2005 में बना दिया गया दुबई में। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें, हेड की अगर हम बात करें, तो जय भैया, जय शाह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बीसीसीआई, इसके अलावा बीसीसीआई स्थापना 1928, हेडक्वार्टर मुंबई वानखेड़े स्टेडियम, और हेड जो इसके अभी आपको मिलेंगे वो है रॉजर बिन्नी। कौन है वो? रॉजर बिन्नी आपको नज़र आएंगे। सवाल का सही जवाब इंग्लैंड है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कब? 1973, 1973। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सी है? इंडियाज़ फर्स्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी। भारत की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी आपको कौन सी देखने के लिए मिल जाएगी? तो भारत की जो पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी मिलती है वो मिलती है इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको देखने के लिए मिलेगा। हिंदुस्तानी गायक पंडित एम वेंकटेश्वर कुमार को 2022 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेंकटेश कुमार को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार? ऑप्शन में है टैगोर अवार्ड, कालिदास सम्मान, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड या फिर संगीत कलानिधि अवार्ड। तो कालिदास सम्मान इन्हें दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कान्हेरी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बौद्ध स्तूपों, कलाकृतियों के साथ प्राचीन चट्टानों द्वारा बनाए गए गुफाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं? तो ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ पर? मुंबई में स्थित। ठीक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने के लिए मिल जाएगा मुंबई की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मुंबई की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना, जैसे टिस्को है ना जमशेदपुर वाला, वैसे ही ये इसको है। टिस्को 1907 1907, वैसे ही ये इसको है। इसकी स्थापना 1918। इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना आपको 1918 में दिखती है, जैसे टाटा स्टील वाला है 1907 1907। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है, मतलब इसकी पहली फैक्ट्री कहाँ मिलती है? तो इसकी पहली फैक्ट्री जो भारत में लगाई गई थी वो हीरापुर में आपको नज़र आती है। नेक्स्ट है, अवशोषित कणों का पता लगाने के लिए क्लाउड चैम्बर ने विकास के लिए 1927 में आर्थर कॉम्पटन के साथ नोबेल पुरस्कार जीता था। 1927 का जो नोबेल पुरस्कार जीता था, सवाल यहाँ पर यह है कि साथ में किसने जीता था? आर्थर कॉम्पटन के साथ में दो लोगों ने जीता। एक तो आर्थर कॉम्पटन आपको मिल जाएंगे और एक साथ में आपको कौन मिलेंगे, सवाल ये है। तो चार्ल्स विल्सन। मैं पूरा का पूरा भाई एक चार्ट बनाऊंगा, जैसे हमें भाई नोबेल प्राइज़ के क्वेश्चन कवर करने चाहिए, नेशनल पार्क वाले क्वेश्चन कवर करने चाहिए, करंट अपॉइंटमेंट जो है वो क्वेश्चन कवर करने चाहिए। तो चार्ट बनाऊंगा, इसका भी 10-10 15-15 मिनट का सेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। गुरुव्यूर एकादशी किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्यौहार है? ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ये किसका सांस्कृतिक त्यौहार है? मैं चाहूँगा इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें। ठीक है, इसका उत्तर कहाँ दें?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आशा करता हूँ क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चंस ही मैंने कवर किए हैं। थोड़ा समझाने पर ज़्यादा ज़ोर देना यहाँ पे ज़रूरी था, इसीलिए थोड़ा समझाने पर मैंने ज़्यादा ज़ोर दिया है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है जी, बाकी यदि फिर भी अगर कहीं किसी प्रकार का कोई आपको डाउट रहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो जो होमवर्क आपको क्वेश्चन के रूप में मिला है इसका उत्तर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अभी हमारे जो बैचेस हैं उस पर आपको डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है, और पराक्रम बैच आपको मिल जाएगा कांस्टेबल के लिए। 19,838 वैकेंसीज मिलती हैं। फॉर्म प्लीज़ टाइम से भर दीजिएगा, लास्ट तक इंतज़ार मत कीजिएगा। ठीक है, बाकी महिलाओं की वो हाइट की एक मांग है कि 155 के स्थान पे 150 होनी चाहिए। देखते हैं इसके लिए क्या अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल किया जा सकता है। ज़रूर आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे हैं, हमेशा आगे भी खड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए। जाने से पहले सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।